नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, केम छो। माय नेम इज आशीष मोदी। फिर से मैं आपको मोदी क्लासेस बाय आशीष मोदी में स्वागत करता हूँ। ठीक है बच्चों, चलो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट में देखा था स्टैंडर्ड 10 के चैप्टर 1 का डिस्कस किया था, जिसमें हमने रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करते हैं और प्रूव द रूट 5 इज द इरेशनल नंबर, वो सब कुछ मैंने करवा दिया था। ठीक है, अब आ जाते हैं हम चैप्टर 2 में, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो चैप्टर 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, अब जे विद्यार्थियों गुजराती में छे एमां बहुपदीओ कहेवाय, ओके, और इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है तो हम डिस्कस वो करते हैं। पॉलिनोमियल यानी जिसमें x, y जैसे अल्फाबेटिकल आते हैं और हमें उसकी वैल्यू भी फाइंड करनी होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने कोई इक्वेशन बोल दिया 3x + 4y = 7। ठीक है, तो इट इज द वन टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल। एक्चुअली स्टैंडर्ड 8, 9 में कई सारे पॉलिनोमियल के चैप्टर है। उसमें पॉलिनोमियल यानी जिस टर्म के बहुत सारे टर्म्स हो, जैसे यहाँ एक टर्म है 3x = 7, इट इज द वन टर्म। ठीक है, 3x + 5 = 0, दिस इज ऑल्सो फर्स्ट टर्म। जितने आपके इक्वेशन में अल्फाबेटिकल उतनी वो नोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल यानी एक होता है, पॉलिनोमियल यानी एक से ज्यादा टर्म्स। तो यहाँ 1 और 2 है। कई पॉलिनोमियल में यानी कई इक्वेशन में 5x + 4y + 3z = 7। तो इसमें देखो 1, 2, 3 ऐसे इक्वेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिसमें अल्फाबेटिकल एक से ज्यादा हो, 2 से ज्यादा हो, तो दिस इज द पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इक्वेशन इज बायोनोमियल। इसको हम क्या बोल सकते हैं, बायोनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, बायोनोमियल। क्यों बायोनोमियल? क्योंकि उसमें 2 टर्म्स है। ठीक है, और 2 से ज्यादा हो, 3 से ज्यादा हो, तो उसको मैं पॉलिनोमियल बोलूंगा। अब बायोनोमियल को गुजराती में द्विबहुपदी पण कहेवाय। द्विपदी पण कहेवाय અને एकपदी कहेवाय, त्रिपदी कहेवाय, पॉलिनोमियल कहेवाय। दिस इज द ट्रायोनोमियल। ट्रायोनोमियल यानी त्रिपदी। और कुछ ऐसा है 6x + 5y + 7xyz + 2w = 0, दिस इज द पॉलिनोमियल। यानी आप समझ गए कि क्या करना है। दिस इज द वन टर्म, एक पदी गुजराती में बोला है। इट इज द बायोनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होते हैं। ट्रायोनोमियल यानी 3 टर्म्स, एंड दिस इज द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें कई सारे इक्वेशन स्टडी करने हैं, वैल्यू भी हम फाइंड करेंगे। ठीक है, कोएफिशिएंट, पावर, वो सब जिसको दिक्कत है वो मैं समझा दूंगा। ठीक है, समझ में आ गया। बायोनोमियल किससे बोलते हैं, ट्राइनोमियल किसको बोलते हैं, पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज द टाइप्स ऑफ द नोमिनियल। गुजराती में द्विपदी, त्रिपदी અને बहुपदी કહેવાય। પેલાને આ ઇક્વેશન ને શું કહેવાય, એકપદી કહેવાય। ओके, राइट दिस। उसके बाद हम लोग जीरोस फाइंड करेंगे। पहले लिख लो ये, लिख लो फटाफट। चलो लिख लिया। ओके, अब यहां आपके एक्सरसाइज 2.1 पे हम सीधा जाते हैं कि उसमें क्या कहा गया है और हमें क्या आंसर बताना है। पहले तो स्टूडेंट्स क्या है, एक्सरसाइज 2.1 आपकी टेक्स्ट बुक में निकालो। चलो, आपकी टेक्स्ट बुक में है, ऐसा कहा गया है, ग्राफ दिया गया है y = px। क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, उसमें क्या है, गिवन द फिगर बिलो सम पॉलिनोमियल ऑफ द px और px यानी मुझे x के टर्म में चाहिए। आपको पता होगा कि ये जो p है, p क्यों लिखा जाता है, p यानी पॉलिनोमियल।
ठीक है, अभी मैंने बताया आपको कि पॉलिनोमियल के टाइप्स, नॉमिनल के टाइप्स सब क्लियर कर दिया है। p यानी पॉलिनोमियल का इक्वेशन है, इसीलिए p ऑफ x, और x बोले तो उसमें जो भी आएगा वो x की टर्म में आएगा, जो भी आएगा वो x की टर्म में आएगा। जैसे px बोले तो x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ऐसा होता है। ठीक है, अब ऐसा मैं बोलूं py इज इक्वल टू y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ y, ऐसा बोला जाता है। यानी यहाँ जो भी आता है सारे इक्वेशन में x ही आना चाहिए। अगर यहाँ y है तो सारे इक्वेशन में क्या होना चाहिए, y आना चाहिए। दिस इज द कॉन्सेप्ट। और p क्यों लिखा जाता है, मैंने बताया कि दिस इज द पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल। सो हम क्या लिखते हैं, पॉलिनोमियल लिखते हैं। ये छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए ताकि जो बच्चे साइंस लेना चाहते हैं तो उसमें ये काम आएगा। ठीक है, अगर मैं ऐसा कुछ बोलूं p ऑफ एक्स वाई, यानी पॉलिनोमियल के इक्वेशन में एक्स वाई दोनों है, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द राइट इक्वेशन, बट यहाँ आपका x है और आप लिखते हो यहाँ y, दिस इज द रॉन्ग, ये रॉन्ग है। ठीक है, समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूं। जो भी यहाँ होता है ना वही इसमें होना चाहिए, इससे अलावा कांस्टेंट चलेगा, आपका जो भी कांस्टेंट नंबर है वो चलेगा। ठीक है, बट अल्फाबेटिकल में उसके सिवा नहीं आना चाहिए। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में करना क्या है, p ऑफ x हमें फाइंड द नंबर ऑफ द जीरो ऑफ द px, नंबर ऑफ जीरो ऑफ px हमें क्या करना है, फाइंड करना है। यानी पहले तो आप सोचोगे कि सर ये नंबर ऑफ द जीरो क्या है। याद रखो नंबर ऑफ द जीरो यानी सॉल्यूशन, यानी क्या है, सॉल्यूशन, x के सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ x, यानी x की वैल्यू आपको मिलेगी, सॉल्यूशन ऑफ x। क्यों x मैंने y नहीं लिया, क्योंकि भैया आपको बोला है p ऑफ x। अगर आपको p ऑफ y बोला होता तो सॉल्यूशन ऑफ y, सिंपल, यहाँ जो भी है उसका मुझे सॉल्यूशन मिलेगा। y है ही नहीं तो उसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। आपको फंक्शन जिसका है उसका फाइंड करने का। यहाँ नंबर ऑफ द जीरोस ऑफ px यानी सॉल्यूशन ऑफ x मुझे फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, रेडी इतना, चलो। अब पहला आपका ग्राफ क्या है, ऐसा कुछ ग्राफ दिया है, देखो ये आपकी x एक्सिस, ठीक है, और y एक्सिस, और ग्राफ एक ऐसा दिया गया है। हमें क्या फाइंड करना है, शांति से पढ़ो, क्या फाइंड करना है भाई, px, नंबर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ dx। अब यहाँ कॉन्सेंट्रेट करो, ये लाइन, जो भी ये लाइन है, ठीक है, क्या x अक्ष पे टच कर रही है। सो आ लाइन x पर टच करे छे, नहीं कर रही है, तो यहाँ नंबर ऑफ द जीरो कितना, नंबर ऑफ जीरो ऑफ px इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि लाइन टच नहीं कर रही है। अगर आपको ऐसा बोला होता कि नंबर ऑफ द जीरो ऑफ py तो कितना आता, 1 आता। समझ में आया, बट हमें नहीं बोला है तो ये नहीं लिखना है भाई, हाँ ध्यान रखना, ये मत लिख देना। ये तो मैं ओनली अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा हूँ कि कैसे लिखना है। यहाँ लाइन y एक ही y अक्ष पे क्या कर रही है, टच कर रही है, तो उसका मुझे मिलेगा 1 सॉल्यूशन। x अक्ष पे नहीं टच कर रही है तो आपको नहीं मिलेगा सॉल्यूशन। इसीलिए x अक्ष के लिए मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ द जीरो ऑफ px इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दूसरे एग्जांपल हम देखते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। दूसरे एग्जांपल में आपको ऐसी लाइन दी गई है, देखो एक एक करके मैं बताता हूं। देखो ऐसी लाइन है, x एक्सिस, y एक्सिस, ठीक है। अब ऐसा कुछ है, कुछ देखो ऐसा कुछ है, ठीक है, ओरिजिन O। अब यहाँ आपको नंबर ऑफ द जीरो फाइंड करने हैं। क्या करना है, नंबर ऑफ द जीरो, किसके, px के, py नहीं है, px। अभी आपको एक ही कॉन्सेंट्रेट करना है कि x अक्ष पे जो भी आपको ग्राफ दिया गया है वो कितनी जगह टच कर रहा है। समझ में आया स्टूडेंट्स, क्या करना है,
एक्स अक्ष पे जो भी ग्राफ है वो कहां कहां टच कर रहा है वो आपको क्या करना है, देखना है। तो आप आसानी से बता सकते हो कि सर यहाँ एक ही जगह टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ दी जीरो नीचे लिख देता हूं ताकि यहाँ दूसरा ग्राफ बना सकूं। नंबर ऑफ जीरो ऑफ P ऑफ x इज इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ दी जीरो ऑफ px इज इक्वल टू 1। समझ में आया क्या करना है? एक ही जगह टच है इसीलिए सॉल्यूशन कितना होगा 1। अगर y पे पूछा हो तो भी 1 होगा क्योंकि एक ही जगह टच कर रहा है। दूसरे में ऐसा कुछ है, दूसरा ग्राफ ऐसा कुछ लिया गया है, देखो आप x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है, हाँ ऐसा कुछ है। ध्यान से ग्राफ ड्रॉ करना भाई, क्योंकि एक ही मिस हो गया तो आपका ग्राफ गलत आएगा। ऐसा कुछ मुझे दिया गया है, ठीक है, ऐसा मुझे दिया गया है। यहाँ क्या दिया गया है भाई? ऐसा कुछ ग्राफ दिया गया है जिसका सॉल्यूशन मुझे फाइंड करना है, तो देखो भाई ये आपका ग्राफ है, ठीक है। यहाँ 1 2 3 जगह एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। कितनी जगह? 3 जगह। यानी हमारा नंबर ऑफ जीरो ऑफ px इज इक्वल टू 3 मिलेगा। कितना मिलेगा फ्रेंड्स? 3 मिलेगा। y का पूछे तो यहाँ एक ही जगह है तो y का कितना आएगा? 1 आएगा। बट फिलहाल अभी हमें 3x का ही पूछा है इसीलिए मैंने 3 जगह यहाँ 1 2 3। चलो आगे का ग्राफ क्या है? आगे का ग्राफ ऐसा दिया गया है, x एक्सिस y एक्सिस, हाँ सिंपल ऐसा ही दिया गया। यहाँ ओरिजिन यहाँ y वही x। तो देखो यहाँ नंबर ऑफ दी जीरो कितनी जगह टच कर रहा है? 2 जगह। तो आपका नंबर ऑफ दी जीरो भी कितना है? नंबर ऑफ जीरो ऑफ px इज इक्वल टू 2। समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट यही कहना चाहता है कि एक्स एक्सिस पे जितनी बार वो टच करे उतना उसको जीरो मिलेगा। एंड व्हाट इज द जीरो? सॉल्यूशन ऑफ द एक्स। जीरो यानी जीरो मत लिख देना भाई, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो याद रखना ध्यान से। कॉन्सेप्ट वही है, जहां टच कर भी y का नहीं पूछा है तो y का मेंशन नहीं किया है मैंने, बट आपको मैंने समझा दिया है। अगर y भी पूछे तो आपको आ जाना चाहिए कि जितनी जगह टच करे वो। चलो अब दूसरा ग्राफ है, ये लिख लो फटाफट। 3 ग्राफ का मैंने सॉल्यूशन बता दिया एक ही साथ में। चलो एक ही में मैंने सॉल्यूशन बता दिया 3 का। अब देखो थोड़ा आगे, अब देखो थोड़ा आगे क्या बोला है भाई उसमें। आगे के ग्राफ में देखो, आगे के ग्राफ में मैंने तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स वाई ऐसा कुछ मुझे दिया गया है। दूसरा आपका ग्राफ है ऐसा कुछ है। चलो यहां आपको ऐसा दिया गया है, चलो x एंड y ऐसा कुछ दिया गया है दोस्तों। क्या दिया गया है आपको? ऐसा कुछ ग्राफ दिया गया है। हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ दी जीरो हमें क्या करना है? फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे? वही कॉन्सेप्ट, यहाँ 1 2 3 4 यानी नंबर ऑफ दी जीरो, नंबर ऑफ जीरो ऑफ px इज इक्वल टू 4। कितने जीरो है भाई? 4, क्योंकि 4 जगह आपको क्या कर रहा है? टच कर रहा है। ठीक है, नाउ यहां नंबर ऑफ जीरो, हाँ आप बोलोगे सर ये शॉर्ट में नहीं चलेगा भाई, इसको 2 मार्क्स में पूछा जाता है, यानी पूरा मेंशन करोगे नंबर ऑफ दी जीरो ऑफ px इज इक्वल टू 4। नंबर ऑफ जीरो ऑफ px इज इक्वल टू, अब देखो 1 2 3, यहां 3 होगा। ठीक है, यानी हमें x का कितना सॉल्यूशन मिलेगा? 3। अगर y का पूछा होता तो यहां भी 1 आता, ठीक है, यहां भी 1 आता अगर y का पूछे तो। बट आप कॉन्सेंट्रेट करना किस एक्सिस के बारे में पूछा है,
ठीक है, लिख दो, एकदम इजी है, फटाफट। ठीक है, चलो अब यहाँ थोड़ा आगे चलते हैं। अब आपको पॉलिनोमियल में सब कुछ पहचानना आना जरूरी है। जैसे कि मेरे पास ऐसा कुछ है 3x³ प्लस 5y² प्लस 3x³ 7, 3x प्लस 7, ऐसी कुछ पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब उसमें ऐसा पूछा जाए कि x³ का कोएफिशिएंट, x³ कोएफिशिएंट ऑफ x³ कोएफिशिएंट ऑफ x³ इज इक्वल टू 3। समझ में आया स्टूडेंट्स? क्या बोला जाता है? कोएफिशिएंट ऑफ द x³ गुजराती में कहेवाय सहगुणक। શું કહેવાય? सहगुणक। और इंग्लिश में कहेवाय कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट यानी इसका आगे का। अगर यहाँ माइनस भी होता तो ये माइनस के साथ आता, माइनस भी साथ में लेना जरूरी है। अगर ऐसा बोले y² का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ y² तो कितना बोला जाता है? 5। ठीक है, दिस इज द कांस्टेंट टर्म, दिस इज द कांस्टेंट टर्म। अब ऐसा बोल, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि दिस इज द कांस्टेंट टर्म बच्चों? हाँ, ऐसा आइडेंटिफाई हमें याद रखने के लिए कि जिसकी शादी नहीं हुई हो। ठीक है, जिसकी शादी नहीं हुई हो वो क्या है? आपकी कांस्टेंट टर्म। देखो ये वो अकेला है, ये दोनों तो साथ में है। देखो x y 3 साथ में है, बट यहाँ 7 अकेला है। जो भी अकेला है उसको कांस्टेंट गुजराती में कहेवाय अचर पद। શું કહેવાય ભાઈ? અચર પદ। बराबर। હવે આને શું કહેવાય? આને શું કહેવાય? इसको क्या बोला जाता है? पावर। અને ગુજરાતીમાં કહેવાય ઘાત। હવે તમને એવું પૂછે વધારેમાં વધારે બહુપદીની ઘાત જણાવો। આ બહુપદી છે, ગુજરાતીમાં પણ લખું છું બહુપદીની ઘાત। તો બહુપદીની ઘાતમાં શું લેવાની? હવે તમે કહેશો કે સાહેબ અહીંયા તો 2 છે, 3 અને 2 છે, મારે કઈ લખવાની? तो बच्चों याद रखना, जो भी मैक्सिमम है वही लिखने की। तो मैक्सिमम 3, વધારે હોય તે લખવાની, વધારે હોય તે લખવાની। इंग्लिश में पूछे जाते हैं बहुपदीनी घात यानी पावर ऑफ पॉलिनोमियल, पावर ऑफ पॉलिनोमियल। तो उसमें 3 आएगा, जो मैक्सिमम पावर है ना वही लिखने की, मैक्सिमम पावर। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? ये मैंने सारा डिस्कस कर लिया है पॉलिनोमियल के बारे में। कोएफिशिएंट किसे बोला जाता है, पावर किसे बोला जाता है, कांस्टेंट टर्म किसे बोला जाता है, वो सारा मैंने डिस्कस कर लिया। ठीक है, एक बार शांति से देख लो। अगर माइनस है, माइनस लिखना है, उसको नहीं भूलना है भाई। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी लिखना होगा माइनस। ठीक है, यहाँ भी माइनस लिखना होगा, उसको नहीं भूलना है। अगर 3/2 है तो 3/2 लिखो, 5/2 है तो 5/2 लिखो। ठीक है, जो भी आगे है वो कोएफिशिएंट होगा। और पावर के बारे में मैंने क्या बोला? जो भी मैक्सिमम है वो क्या हुई? पॉलिनोमियल की पावर। हाँ, अगर ऐसा बोले कि यहाँ x की पावर कितनी है? 1। हाँ, यहाँ 1 नहीं हो तो 1 समझ लेने का। ठीक है, दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का ये बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने करवा दिया। ठीक है, एक बार देख लो। ठीक है, चलो अब मैंने एक क्यों करवाया? क्योंकि आगे का टॉपिक वही है, इसीलिए। चलो आगे का टॉपिक यही है, इसीलिए मैंने ये करवाया। ठीक है, आगे का टॉपिक में है आपको, देखो, सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ द जीरो, एंड है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ द जीरो और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, ऐसा कुछ है। ठीक है, कैसे फाइंड करोगे? इसको गुजराती में बोलते हैं शून्योनो सरवाळो। શું બોલાય ભાઈ? શૂન્યોનો સરવાળો। અને આને શું બોલાય? શૂન્યોનો ગુણાકાર। गुजराती इंग्लिश दोनों में मैंने लिख दिया है शून्योनो गुणाकार।
ओके स्टूडेंट, समझ में आया? ओके, अब इसका फॉर्मूला क्या है वो लिखवा देता हूं। देखो यहां क्या लिखना है, सम ऑफ में कोएफिशिएंट मैंने अभी ही समझाया, व्हाट इज द कोएफिशिएंट, उसके आगे वाला कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का क्या होगा कोएफिशिएंट, और नीचे क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आया? मैंने क्यों अभी कोएफिशिएंट समझाया, क्योंकि कई सारे बच्चों को कोएफिशिएंट के बारे में पता नहीं होता है, इसीलिए मैंने अभी 5 मिनट पहले सारा टॉपिक क्लियर कर दिया। कोएफिशिएंट क्या है, पावर कौन है, ठीक है, तो उसकी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत हो तो फिर से एक बार वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कोएफिशिएंट क्या है, पावर क्या है, ठीक है। अब प्रोडक्ट में क्या आएगा, प्रोडक्ट में ओनली ऊपर का एक चीज आएगा, ऊपर का क्या है कांस्टेंट टर्म। अब मैंने कांस्टेंट का भी डिस्कस किया है कि जिसकी शादी नहीं हुई होती उसको मैं कांस्टेंट टर्म बोलूंगा, और ये तो सेम है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया? अब गुजराती में શું કહેવાય કોએફિशिएंट ऑफ द एक्स, यानी x નો સહગુણક। આ માઈનસ તમારે લગાવવાના ફરજિયાત છે, સૂત્રમાં જ છે। આ માઈનસ કેવા છે, ફરજિયાત સૂત્રમાં લગાવવાના છે। દાખલા કરીએ એટલે ખબર પડી જશે, x નો સહગુણક અને અહીંયા છે તમારું x સ્ક્વેર નો સહગુણક। ચાલો અહીંયા શું આવશે ભાઈ, અચળ પદ, આના सूत्रमा आवशे अचल पद, ने અહીંયા આવશે તમારું x વર્ગ નો સહગુણક। તો આ બધા સૂત્ર તમને અત્યારે 2.2 एक्सरसाइज માં કામ લાગશે। સમજમાં આવી ગયા? ऑल द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ द जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, बराबर है? બધા फॉर्मूला में लखाई दीदा, एक बार ध्यान થી લખી लो, एक बार ध्यान से देख लो तो आपको समझ में आ जाए भाई, ठीक है, फटाफट लिख लो। ठीक है, तो अब हम 2.2 स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक ये फॉर्मूले जो भी मैंने आगे का करवाया, चैप्टर 1 साइंस का भी चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। थोड़े वीडियो में लेट हो रहा है मुझे पता है, पर सारे वीडियो आ जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो उसकी चिंता मत करो, आप मेहनत करते रहो, ठीक है। और जिस किसी भी प्रकार की दिक्कत हो कांटेक्ट करो, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, कई जो भी प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। और मैंने हर वीडियो में बोला है कि जो बच्चे स्टूडेंट्स अफोर्डेबल नहीं है उसको लिंक शेयर करो स्टूडेंट्स, ठीक है, ताकि ये सारी चीजें उनके तक पहुंच सके। मैं 2 लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं, क्यों? क्योंकि कई सारे बच्चे गुजराती मीडियम में होते हैं तो उनको दिक्कत होती है, ठीक है। अगर गुजराती में पढ़ाओ तो कई सारे बच्चे इंग्लिश में होते हैं, उसको दिक्कत होती है, तो दोनों को समझ में आ जाए आसानी से, इसीलिए मैं 2 लैंग्वेज में समझाता हूं। तो जो कोई बच्चा इंग्लिश का हो उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्या फालतू फालतू करो, फालतू नहीं है भाई, सभी के लिए चीजें जरूरी है और यूज हो सके, इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब ध्यान से पढ़ लेना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 के इस फॉर्मूले पे डिपेंडेंट एग्जांपल्स हम लोग करेंगे, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखें, मम्मी पेरेंट्स का भी ख्याल रखना। और बच्चों, दुनिया में कई सारे घटना अभी हो रही है, ठीक है, उस पर ज्यादा मत ध्यान दो, आप अपनी कॉन्सेंट्रेट पे स्टडी करो। वो तो चलता रहेगा भाई, दुनिया है, चलता रहेगा, ठीक है। बट आप काम ऐसा कर जाओ ताकि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। एक बात याद करना, याद रखना अपने मगज में ये सेंटेंस, आप ऐसा काम करो जो दुनिया बनना चाहे आपके जैसा, ठीक है। चलो बच्चों, जय हिंद, जय भारत।